हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हम लोगों का जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले हम लोगों ने जो पहले वाले लेक्चर में देखा था वो देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हमने ये बात करी थी कि एक्सप्रेशन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन होता है लॉ ऑफ मास एक्शन का, इसके अकॉर्डिंग जो रेट होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट स्पीशीज होंगी जितनी भी, ठीक है, रिएक्टेंट ठीक है, उनके स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो पावर होगी डालना, मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा राइज टू द पावर इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये प्रोपोर्शनलिटी, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज नोन एज अ रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये तो मैंने बात करी थी। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और चीज बात करी थी इसके बारे में, एक चीज और बात करी थी, जब हम लोग के एफ बाई के बी का रेशो लेते हैं, के बाई के बी का रेशो लेते हैं, तो वही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये हम लोगों ने देखा था कि होता कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट राइज टू द पावर प्रोडक्ट का जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो, और रिएक्टेंट टू द पावर उसका जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात हम लोगों ने और करी थी, वो ये करी थी कि, ठीक है, एक चीज और छोटी सी थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये जो हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये लिखा जाता है उसका एक्टिव मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हो गया बेटा क्या? एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो गया बेटा क्या? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, जब भी कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिखती है, इसका मतलब वो एक्टिव मास की बात कर रहा है। ठीक है, और एक्टिव मास, ठीक है, या तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है या फिर प्रेशर के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है। तो अगर ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये केसी कहलाता है, और अगर इनको जो एक्टिव मास से अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये केपी कहलाता है। ठीक है, केपी कहलाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इनको, अगर मैं एक्टिव मासेस को अगर मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन का, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, केपी कब लिखना है ना, जैसे अगर जब केपी तब लिखना है जब हम प्रेशर लेते हैं, तो प्रेशर लेते तो क्यों, कोई जैसे गैसियस रिएक्शन है तो उसका प्रेशर लेंगे। इस एग्जांपल के तौर पर हमने बात करी थी N2O4 था, और ये हमने बात करी थी NO2। ये 2 मिनट का, 2-3 मिनट का भी है ना, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए मोटे मोटे, तो इसका क्विक रिवीजन चल रहा है। 2 मिनट थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्योरली गैसियस रिएक्शन थी, तो आप केसी अगर पूछूं तो केसी क्या होगा इसका? केसी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, NO2 टू दी पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? N2O4। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं Kp पता करूं तो Kp में क्या लिखा जाएगा? इसका प्रेशर। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन कैसी है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब एक ही समय पे ये वाली और ये वाली स्पीशीज दोनों ही जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, यानी को एग्जिस्ट करेंगी, दोनों की दोनों स्पीशीज, मतलब एट द सेम टाइम दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पर भी रिएक्शन चल रही है वहां पर। ठीक है, तो जब भी हम क्योंकि ये भी गैसियस स्पीशीज, 2 गैसियस स्पीशीज है, तो अगर एक से ज्यादा गैसियस स्पीशीज एग्जिस्ट करती है तो जो उसका प्रेशर होता है वो कहलाता है उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से प्रेशर, जैसे अगर मान लो यहाँ पर मान लो O2 गैस भी हो गई, N2 गैस भी हो गई, हीलियम भी हो गई, तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ हीलियम, तो इसका प्रेशर कहलाएगा पास, ये पूरा कहीं पे मान लो किसी मीडियम पे है तो ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। क्योंकि जब मैं प्रेशर लिख रहा हूं तो प्रेशर मतलब होता है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर तो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर हो जाएगा ना, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसलिए हम जनरली जब मिक्सचर होता है गैसेस का या बहुत सारी गैसेस को एग्जिस्ट करती हैं साथ में, तो हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल इसका प्रेशर, इंडिविजुअल इसका प्रेशर, इंडिविजुअल इसका प्रेशर। अगर मैं सिर्फ प्रेशर कह रहा हूँ तो फिर वो टोटल प्रेशर हो जाता है। इसलिए जब भी को एग्जिस्ट करती है बहुत सारी गैसेस तो हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गैसेस एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, एक तो N2O4 भी और साथ में NO2 भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 राइज टू दी पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2, और ये हो जाएगा अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये एक साथ एग्जिस्ट करें ना, इसलिए पार्शियल प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा एक छोटी सी चीज हमने और देखी थी, क्या? अगर मान लो, अच्छा एक चीज नहीं देखी थी जो वो बताया था पहले। ठीक है, एक अगर मान लो कोई सॉलिड स्पीशीज है, कोई मान लो सॉलिड स्पीशीज है, ठीक है, तो अगर मैं इसके कंसंट्रेशन की बात करूं तो थोड़ा और हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मान लो मैं किसी भी चीज का कंसंट्रेशन निकालना चाहता हूं, कंसंट्रेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी बात करूं, मोलरिटी मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन दी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो मास अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लिख दो। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, बात समझ में आती है।
वहीं अगर आप ध्यान से देखो तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया बिटवीन दी कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी, मतलब एक प्रोपोर्शनल, और नहीं भी बताता तो भी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये नहीं भी बताता तो भी आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन ज्यादा तो विस्कोसिटी, आप चाहो तो रिलेशन से भी देख सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड स्पीशीज है तो हम कंसंट्रेशन की बात ना करते हो, डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास कोई सॉलिड स्पीशीज है, मान लो आपके पास कोई सॉलिड स्पीशीज है, ठीक है, आपने इसको क्या करा, पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, मतलब किसी सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करेगा, टूटने लग जाएगा, टूटता जाएगा, अलग होता जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मान लो थोड़ा बहुत पार्ट गायब भी हो रहा है तो भी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसकी जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी ना, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी में थोड़ी फर्क पड़ेगा। अगर मान लो आपने कोई बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया किसी चीज में और अगर मान लो उसके दो हिस्से कर दिया आपने, तो इसका डेंसिटी तो सेम रहेगा, डेंसिटी अमाउंट के ऊपर थोड़ा ना डिपेंड करती है, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्योंकि है तो ठीक है, तो ये क्या है, अमाउंट सेम रहेगा, सॉरी डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी। तो अगर डेंसिटी सेम रहेगी तो एक्टिव मास, इसको आप मोलरिटी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो डेंसिटी के टर्म्स में बोल दो, तो डेंसिटी सेम रहेगी मतलब एक्टिव मास भी सेम रहेगा, ठीक है। तो जब एक्टिव मास चेंज होगा ही नहीं तो फिर रेट पर डिपेंड, रेट उसके ऊपर डिपेंड थोड़ी करेगा, कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं तो रेट डिपेंड करेगा ही नहीं, तो उसको हम मान लेते कांस्टेंट है, तो क्या है, तो हम उसका जो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास हम कहते हैं कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिटी का यानी 1 का, ठीक है। तो अगर मान लो कोई सॉलिड स्पीशीज आ जाती है, कोई सॉलिड स्पीशीज आ जाती है, सॉलिड स्पीशीज आ जाती है, तो उसके टाइम पे अगर मैं केसी की वैल्यू पे लिखूं तो हम सिंपली उसका जो कंसंट्रेशन है, जैसे एग्जांपल बताई देता हूं, जैसे मैंने कहा MgCO3, ये बनाता है MgO और साथ में CO2, ये गैस उड़ जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो, अच्छा चलो अगर मान लो क्लोज कंटेनर है तो एक ही साथ अपने पास, क्योंकि अगर ओपन हुआ तो उड़ जाएगी तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मान लो ये अपनी कुछ इस तरीके से रिएक्शन चल रही है, सॉलिड स्पीशीज है और ये सॉलिड स्पीशीज, अगर आप इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे, तो केसी का एक्सप्रेशन में जो इसका एक्टिव मास होगा वो यूनिटी कांस्टेंट माना जाएगा यानी 1, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू में CO2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय में ये भी सॉलिड स्पीशीज यानी ये भी 1 करना है, ठीक है। अच्छा केपी लिखोगे तो केपी में भी क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, प्रेशर ऑफ CO2 बस, और इसके अलावा जो भी है 1 है सारा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। एक चीज और देख लेता हूं कि 1 किस किस के लिए लिखते हैं या कांस्टेंट या यूं का है यूनिटी किस किस के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो एक चीज और, अगर मान लो कोई चीज एक्सेस पे है, कोई चीज अगर मान लो एक्सेस पे है, एक्सेस मतलब जैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपने क्या करा है, एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, इसमें आपने क्या करा है, बाहर से सॉल्यूट को ऐड करा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर वाटर है, मान लो सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर है, ठीक है। तो जनरली जो वाटर होगा या जो सॉल्वेंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ये जनरली हम एक्सेस पे लेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज एक्सेस पे ली जाती है वो रेट को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, वो रेट को इफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ भी जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत माइन्यूट चेंज आएगा, ठीक है, अमाउंट में बहुत चेंज कम आएगा, ठीक है, ठीक है ना, आफ्टर द रिएक्शन जो है अमाउंट में चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो रेट को इफेक्ट नहीं करेगी। मान लो इस्टर ले लिया हमने C2H5 COO CH3 ले लो या फिर CH3CO C2H5 कुछ भी ले लो, CH3COO C2H5 कोई भी ईस्टर उठा लिया हमने, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद अपन को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, एक मिलेगा CH3COOH और साथ में C2H5OH बेस मिलेगा, ठीक है, मतलब अल्कोहल मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको CH3COO, इसको हम पढ़ेंगे बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से, ठीक है। उसके यहाँ पर मिल जाएगा C2H5OH, ठीक है, OH, ठीक है। तो याद से देखो ये चीज क्या ली जाती है, हमेशा एक्सेस पे ली जाती है, ज्यादा क्वांटिटी में ली जाती है, ये चीज किस में ली जाती है, एक्सेस पे ली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए क्या करूंगा, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केसी के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, CH3COOH C2H5 का कंसंट्रेशन और नीचे की तरफ CH3COO C2H5 और ये चीज एक्सेस में यानी 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो भी चीज एक्सेस पे होगी या कोई भी चीज सॉलिड होगी तो हम उसके लिए जो केसीपी के एक्सप्रेशन पे है ना उसको हम 1 मानेंगे, ठीक है। केसी एक्सप्रेशन में जो उसकी वैल्यू लिखेंगे, जो एक्टिव मास हम उसका लिखेंगे वो क्या में लिखेंगे, हम लोग उसके लिए 1 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जनरल हो गया। इसके बाद हम लोग बहुत सारे केपी केसी के लिए एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केपी केसी के बीच में रिलेशन का, ठीक है, ठीक है। केपी एंड केसी के बीच का रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, सबको मालूम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है वो होता है केपी इज इक्वल टू पे KCR टू द पावर डेल्टा
एन। अभी कैसे आया बताता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई रिएक्शन लिखी गई है ए प्लस बी बराबर पे सी प्लस डी, इक्विलिब्रियम में मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक्स है या वाई है, मतलब इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स है, इसका वाई, इसका जेड मान लो, इसका कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस टी जो मन में आए मान लो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसका के पी लिखता हूँ तो के ये सारी की सारी गैसेस रिएक्शन है, ठीक है, गैसेस रिएक्शन है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है के पी और के सी के बीच में रिलेशन बताना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हमारे पास हम लोगों को रिएक्शन के लिए के पी और के सी दोनों मालूम हो। तो अगर मान लो मेरे को के पी लिखना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर जेड, उसी तरीके से जो एक्सप्रेशन लिखते हो वही क्यों लिखोगे, पार्शियल मतलब इस तरीके से पी ऑफ सी टू द पावर जेड, पी ऑफ डी टू द पावर पी, और डिनोमिनेटर में लिखूंगा, डिवाइड करूंगा बेटा किसके साथ में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई। और अगर सी निकालना है तो सबका कंसिडरेशन करूंगा तो पंचायत जाएगी, बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हमने अपने पास जो है रिलेशन होना चाहिए बिटवीन द केपी एंड केसी वैल्यू, यानी अगर आपको केपी या केसी में से किसी एक की वैल्यू भी मालूम है तो आपको दूसरे की वैल्यू अपने आप जो है मालूम चल जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मान लो गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए प्रेशर निकालना आसान होता है। जो लैब होता है, लैब में बहुत सारे अपने पास इक्विपमेंट्स होते हैं, अपने पास डेल्टन्स लॉ, अपने पास टोटल प्रेशर है, ये मालूम है कि उसमें उसका अमाउंट कितना है या मोल फ्रैक्शन कितना है, तो आप उसका इंडिविजुअल प्रेशर पता कर सकते हो। या बहुत सारे लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से आप प्रेशर जो है पता लगा लेते हो किसी भी गैसियस स्पीशीज का, ठीक है ना। तो वहां पर आपको केसी पता करना है, तो आप कंसंट्रेशन नहीं मालूम आपको, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पास एक रिलेशन आता है बिटवीन द केपी एंड केसी, तो सब बड़ी आसानी से केपी या केसी पे मतलब स्विच कर सकते हो। केपी मालूम है तो केसी निकाल सकते हो, केसी मालूम है तो केपी निकाल सकते हो, ठीक है। और न्यूमेरिकली तो इसका इंपॉर्टेंस है ही। चलो ठीक है, तो बात करते हैं, अगर मैं इसकी केपी की बात करता हूँ, लिख ही देता हूँ। केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पी टू दी है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू दी पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज जेड, इसका क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू दी पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज पी। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू दी पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज एक्स, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका वाई, ये वाई लिख दिया क्या, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना, ये किसी पीछे हो गया समझ लेना, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको तो डिराइव करने वाले अपन लोग, ठीक है। देखो अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ, ये सारी की सारी गैसेस कंपोनेंट है, सारी की सारी गैसेस मतलब प्योरली गैसेस रिएक्शन, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सब गैस, ठीक है। देखो अगर मान लो जो अपना है ना जो चैप्टर है दैट इज नोन एज गैसियस स्टेट, उस चैप्टर को छोड़ दो तो दूसरे जितने भी चैप्टर बचेंगे उसमें जब भी गैस की बात की जाएगी तो मान के चलेंगे हम लोग सारी की सारी गैसेस कैसी है, आइडियल गैसेस है, ठीक है। गैसियस स्टेट में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन होता है कि गैस नॉन आइडियल भी होती है, फिर उसके बाद वहाँ पर एक वैन इक्वेशन भी आती है, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन भी आती है, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर टू मेक ऑल द थिंग्स वेरी सिंपल हम लोग ये बात को कंसिडर करते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ भी चीज़ दी जाती है गैसेस, अगर मान लो गैसेस स्टेट का टॉपिक नहीं है तो मान लेते हैं वो गैसेस जो गैस होगी वो आइडियल होगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। तो ये भी जो गैस है आइडियल है, 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 यानी इसके लिए भी आप आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो। यानी इसका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी समझते हो ना, आइडियल गैस इक्वेशन मतलब क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सबके लिए इक्वेशन लगा सकते हो। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसका प्रेशर ऑफ ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम बेटा किसका, वॉल्यूम तो बेटा ये उस जगह का वॉल्यूम है जहाँ, क्योंकि गैस है ना, गैस का वॉल्यूम वो होता है जहाँ पर वो होती है, तो ये कहाँ पर है, इस जगह पर, ये कहाँ पर, इस जगह पर, ये कहाँ पर, इस जगह पर, ये कहाँ पर, इस जगह पर, सबका वॉल्यूम किसके बराबर बेटा, ये जहाँ पर है किसके बराबर, वी के बराबर, तो वॉल्यूम इसका। उसी तरीके से मोल्स ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर मतलब जहाँ पर है तो टेम्परेचर सबका सेम रहेगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सबका सेम रहेगा। उसी तरीके से आप इसके लिए भी लिख देंगे, इसके लिए भी लिख देंगे, इसके लिए भी लिख देंगे, सबके लिए लिख देंगे, सबके लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, इसके लिए भी लिखना है, इसके लिए भी लिखना है, इसके लिए भी लिखना है। जैसे अगर मान लो इसके लिए लिखूंगा एक्सप्रेशन तो क्या जैसे लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, वॉल्यूम तो सबका सेम, और यहाँ पर कितना है मोल्स ऑफ सी आर, और टेम्परेचर बड़ा जहां पर है तो टेम्परेचर कितना है टी, सबके लिए लिख लेना, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस P की जगह पर मैं अगर ये V को उठाकर मैं सबके लिए इधर लेके चले आऊं तो ये तो बेटा N/V यानी मोलरिटी आ गई, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्रेजेंट इन वन मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये तो क्या होगा, वो मोलरिटी होगी, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन हो गया, तो आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो। ये भी तो मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन लिखते हैं ना केसी की वैल्यू पे, ठीक है। तो जब केसी लिखते तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी की बात करते तो ये हो गया कंसंट्रेशन यानी सीआरटी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये सी था ना, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर और टी, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसको हटाई देता हूं मैं, काम करता हूं, ठीक है। तो सबके प्रेशर की जगह पर आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, तो केपी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर, और जहां पे लिखा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की जगह लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, ठीक है। तो टू दी पावर जो थी वो तो थी, क्या थी इसकी पावर थी z, उसी तरीके से क्या हो जाएगा सी आर टी
इसी तरीके से इसका हो जाएगा CRT, इसी तरीके से इसका हो जाएगा CRT, इसकी पावर चढ़ जाएगी बेटा कौन सी P, इसकी पावर कितनी चढ़ जाएगी X, इसकी पावर कितनी हो जाएगी Y। ये किसका कंसिडरेशन था बेटा D का, ये किसका कंसिडरेशन था बेटा किसका A का, ये किसका कंसिडरेशन था बेटा B का। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैंने फटाफट कर लिया। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ गया। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस अगर आप RT सबके अलग अलग लिख लो तो ये हो जाएगा CCD, मतलब कंसिडरेशन ऑफ C टू द पावर इसका Z, इसका कंसिडरेशन टू द कंसिडरेशन ऑफ D टू द पावर P, इसका हो जाएगा कंसिडरेशन ऑफ A टू द पावर A, इसका कितना हो जाएगा कंसिडरेशन ऑफ B टू द पावर Y, और सबकी RT यहाँ पर इसका RT लो तो कितना हो जाएगा Z, इसका RT कितना, सबको अलग लिख रहा हूँ, बस प्रॉपरली लिख रहा हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा सिक्वेंस में अरेंज कर रहा हूँ उसको। ठीक है, P RT टू द पावर X RT टू द पावर Y है ना, सबके RT और उनकी पावर सबको अलग कर लिया मैंने। ठीक है, सबको अलग कर लिया अपन ने। ठीक है, इसको तो आप जोड़ भी सकते हो ना सबकी पावर को, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको तो ऐसे एज इट इज लिख लो, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो RT टू द पावर Z प्लस में P, और ये डिनोमिनेटर में था, यानी अगर आप इस पूरी उठाकर ऊपर चले जाओ डिनोमिनेटर से, अगर आप इसको न्यूमरेटर पे लेके चले आओ तो उनकी पावर माइनस में चले आएगी, मतलब ये अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा RT टू द पावर माइनस का X, ये हो जाएगा RT टू द पावर माइनस का Y, तो ये तो बड़ा माइनस में चले गई, तो ये हो जाएगा माइनस का X और माइनस का Y। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो गया बिटवीन KP। अच्छा एक दिन ध्यान से सुनो, KP क्या रिलेशन डेवलप हो गया, आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो गया। इक्वेशन थी क्या थी अपनी पास, इक्वेशन जो थी, जो अपनी जो रिएक्शन थी वो क्या थी, C की पावर पे X था, क्या था Z था, है ना, D टू दी पावर D था क्या, हाँ D था, P पावर पे क्या था P, और यहाँ पे था A और यहाँ पे था B, इसकी पावर पे था X, इसकी पावर पे था Y, और यहाँ क्या डेवलप हो गया RT टू दी Z प्लस P माइनस का X माइनस का Y। बेटा जी ये ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये तो KC है ना, KC का ऐसे तो लिखोगे ना, तो ये तो KC का एक्सप्रेशन है, तो आप इसको लिख सकते हो कि KC हो गया। और ये चीज ध्यान से सुनो, ये क्या निकली, अगर मान लो मैंने बात करी थी रिएक्शन के बारे में, A प्लस B बना रहा था C, बना रहा था D, ये था X, ये था Y, ये था Z, ये था P। अगर मैं इसके लिए, अच्छा एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एन जी, ये प्योरली गैसियस रिएक्शन है, ये प्योरली गैसियस रिएक्शन है। तो डेल्टा एन जी मतलब क्या होता है, डेल्टा एन जी मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में डिफरेंस है किसका बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। ठीक है, उसको जैसे अगर मान लो मैंने इसकी बात करी तो कितना हो जाएगा, एक एग्जांपल देता हूं मैं, इससे एक्स वाई हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे। जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन दी, मान लो रिवर्सिबल है, मान लो थोड़ी देर के लिए रिवर्सिबल है, ये क्लोज कंटेनर पे हो रही है इसलिए रिवर्सिबल है, ये गैसियस रिएक्शन है। अगर मान लो आपको इसका डेल्टा एन जी लिखना है, डेल्टा एन जी मतलब होता है सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए कंसिडर करना है, सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स के लिए कंसिडर करना है, तो कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मोल्स कितने बड़े यहाँ पर कुछ नहीं, तो मतलब ये सॉरी मैं बैलेंस तो कर लूँ पहले इसको। ठीक है, तो 2 3 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 3, और रिएक्टेंट में कितना था 3 और 1 4, तो माइनस का 4, यानी इसका जो डेल्टा एनजी निकला -2 निकल गया। ठीक है, -2 निकल गया, तो इसका मतलब डेल्टा एनजी मतलब क्या होता है, डेल्टा एनजी मतलब होता है, डेल्टा एनजी का मतलब होता है समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, या आप इसको बोल सकते हो मोल्स की जगह पर समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोलर कोएफिशिएंट ऑफ क्या बेटा प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोलर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सबका समेशन मतलब सबको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही है? लेकिन किसका बेटा समेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके लिए बेटा, फॉर ओनली फॉर गैसियस कंपोनेंट्स, है नहीं, फॉर ओनली फॉर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ओनली इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी आपको, ओनली फॉर गैसियस कंपोनेंट्स। ठीक है, ओनली फॉर गैसियस कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको सिर्फ गैसियस मोल्स को कंसीडर करना है, गैसियस स्पीशीज को कंसीडर करना है, ओनली फॉर गैसियस स्पीशीज। उसके अलावा अगर मान लो लिक्विड है या एक्वस लिखा हुआ है या फिर सॉलिड लिखा हुआ तो कंसीडर नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा MgCO3 ये बनाता है MgO प्लस में CO2 गैस। अगर मैं इसका डेल्टा Ng निकालूंगा तो आपको सिर्फ गैस के लिए कंसिडर करना है, यानी ये कितना था 1, माइनस इसको कंसिडर करने नहीं करना है, इसको भी कंसिडर नहीं करना, मतलब इसका निकलेगा +1। ठीक है, डेल्टा Ng कितना निकल जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिएक्शन लिखी थी A प्लस B C प्लस D X Y Z और P। ठीक है, इसके लिए अगर आप ये सारी की सारी गैसियस रिएक्शन है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो अगर आप इसका डेल्टा Ng निकालोगे तो कैसे निकालोगे, Z प्लस P माइनस, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो माइनस रिएक्टेंट मतलब ये माइनस का ये, या आप इसको ऐसे कह सकते हो -X प्लस Y।
तो ये तो वही हो गया ना, z प्लस पी माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, सॉरी, तो ये एक ही बात है, ऐसे लिख लो, एक ही लिख लो, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ थी z प्लस पी माइनस एक्स प्लस, ये तो डेल्टा एन जी के बराबर निकली, तो ये चीज़ तो डेल्टा एन जी के बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है, डेल्टा एन जी के बराबर है, ठीक है ना। और ये चीज़ किसके बराबर है, ये के सी के बराबर है। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, क्या, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन बोलते हैं इसको, अंडरस्टूड होता है क्योंकि गैसेस रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो या याद ना रहे तो आप ब्रैकेट में जी भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा एन जी भी बोलते हैं, कई लोग डेल्टा एन बोलते हैं सिर्फ, लेकिन याद रखना है सिर्फ गैसेस रिएक्शन को या गैसेस स्पीशीज को कंसिडर करना है, बाकी की दूसरी स्पीशीज को नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। वैसा क्यों कैसे कि वो आगे चल के थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी समझ में आ रही है ना। तो अपने पास एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन द केपी एंड केसी। तो आप पता कर सकते हो केपी क्या होता है बेटा, केसी आर टू द पावर डेल्टा एन, अपने पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बन के आते हैं, है ना। कुछ सवाल हम लोग देखेंगे